लैग्रांज इक्वेशन पे आज का टॉपिक है। तो लैग्रांज इक्वेशन देखिए, हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट्स की जब बात आती है तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट इस डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते। तो उसको सॉल्यूशन लेने के लिए हमें कोई ना कोई मेथड चाहिए होता है। तो लैग्रांज इक्वेशन जो है वो आपका मेथड है, डिवेलप करता है, डिवेलप ए जनरल मेथड for the expression of equation in term of generalized coordinate. तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट बेसिकली क्लासिक मैकेनिक के अंदर तीन होते हैं। आपके पास तीन कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, एक्स, वाई और जेड के। एक एक्स एक्सिस पे होता है, एक वाई एक्सिस पे होता है और एक जेड एक्सिस पे होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसे बोला जाता है लैग्रांज इक्वेशन। तो लैग्रांज इक्वेशन जो है डायरेक्टली डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन D'Alembert प्रिंसिपल। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल मैंने पहले भी बताया था कि ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और वर्चुअल वर्क पे काम करता है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मीन वो ऐसे डिस्प्लेसमेंट जिसके अंदर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज हो जाती है लेकिन उसके ऊपर कोई फोर्सेस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, फोर्सेस रिमेन्स कांस्टेंट रहती हैं। तो ऐसी डिस्प्लेसमेंट को वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है और उस पर जो प्रिंसिपल एक्ट करता है उसे डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसका सारा का सारा जो है डिपेंडेंस जो है वो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल पे है। इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह होती है ये इक्वेशन। तो इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले आप कोई सिस्टम कंसीडर करें। कंसीडर ए सिस्टम विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आर आई इज इक्वल टू आर आई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Qn विद टाइम डिपेंडेंट। तो जब आप इसको इकट्ठे समीशन फॉर्म में लिखते हैं तो ये आते हैं आर आई समीशन जे क्यू जे विद टाइम डिपेंडेंट। ये है कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम, जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम जो n डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो लेकिन मैंने फिर भी कहा है कि लैग्रांज जो है वो सॉल्व होती है बाय द हेल्प ऑफ डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल आपके पास क्या होता है? वो होता है समीशन आई पी आई डॉट पार्शियल आर आई इज इक्वल टू समीशन आई एफ आई partial Ri. Here P is the momentum, partial Ri ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट फोर्स और फिर पार्शियल आर आई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो कि वर्क है, वर्क के बराबर के वी डूइंग वर्क। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेटेड जो वर्क होता है उसे वर्चुअल वर्क कहा जाता है। तो इसलिए ये दोनों वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और वर्चुअल वर्क इसमें आ जाते हैं और ये कंप्लीटली कहलाता है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। लेकिन फिर बता रहा हूँ कि जैसे हमने इक्वेशन लिखी है कि समीशन आई पार्शियल आर आई इज इक्वल टू समीशन आई जे पार्शियल partial r I divided by partial q j into partial q j। दूसरी होती है समीशन i partial r I divided by partial q j। ये q डॉट j, एक q j। q j जो है
ये इज इक्वल टू 0 होता है, सिर्फ जो है क्यू डॉट जे रह जाता है, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट ये नहीं होते। टी यहाँ पे टी है तो टाइम डिपेंडेंट ये नहीं होती, क्योंकि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इतनी स्मॉल होती है, उसके अंदर चेंज इतनी स्मॉल होती है कि हम उसे टाइम डिपेंडेंट नहीं ले सकते, तो वो टाइम इंडिपेंडेंट रहती है। तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो आपके पास ये टर्म प्लस ये टर्म ज़ीरो हो जाती है, ये सिर्फ रह जाती है समीशन जे पार्शियल आर आई डिवाइड बाई पार्शियल क्यू जे क्यू डॉट जे इंटू पार्शियल क्यू जे, ये आपके पास रह जाती है। तो इस इक्वेशन को आप डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के अंदर डालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जब आप ये सोल्यूशन निकालते हैं तो आपके पास लैग्रांजी इक्वेशन आती है। लैग्रांजी इक्वेशन कौन सी होती है? वो है क्यू जे इज इक्वल टू समीशन क्यू जे इज इक्वल टू डी बाई डी टी पार्शियल आर आई डिवाइड बाई पार्शियल क्यू डॉट जे माइनस पार्शियल आर आई डिवाइड बाई पार्शियल क्यू जे। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कहलाती है लैग्रांजियन इक्वेशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, फॉर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। क्यू जे क्या चीज़ है? क्यू जे जब आप सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स लगाते हो तो फोर्स सिंपली फोर्स एक डायरेक्शन में नहीं होती। जब हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो ये भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्स क्यू जे जो है ये है जनरलाइज कोऑर्डिनेट ऑफ सिस्टम। तो ये कंप्लीट एक लैग्रांजियन इक्वेशन कहलाती है, लेकिन यहाँ जो है आर आई की जगह ये टी है और यहाँ भी आर आई की जगह टी है। टी जो है यहाँ पे हेयर टी इज द कंप्लीट एनर्जी ऑफ सिस्टम। लेकिन सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेट्स जितने भी हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स या जो पार्टिकल आप लेते हैं या जो चीज़ भी लेते हैं वो मोशन में रहता है, और मोशन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं उसे कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो टी जो है वो हमेशा बराबर होगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन है फॉर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। अब जब कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हम बात करते हैं तो उसके लिए जो क्यू जे है फोर्स जब आप कंजर्वेटिव फील्ड की बात करते हो, कंजर्वेटिव फील्ड उसमें फोर्स जनरलाइज कंपोनेंट जो है जनरलाइज कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो के पास है आपके पास है क्यू जे, ये हमेशा नेगेटिव ऑफ एनी पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल स्केलर पोटेंशियल के नेगेटिव ग्रेडियंट होता है। तो सॉल्व करते हैं इसको, इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी पार्शियल क्यू जे। इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं लैग्रांजियन इक्वेशन के अंदर, जो फॉर नॉन कंजर्वेटिव लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। वो हमारे पास क्या थी कि क्यू जे इज इक्वल टू डी बाई डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे माइनस पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू जे। अब क्यू जे की यहाँ पे वैल्यूज डाल दें तो आपके पास इक्वेशन बन जाती है माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल क्यू जे इज इक्वल टू डी बाई डी टी
पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू डॉट जे माइनस पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू जे। अब इस टर्म को आप इस तरफ ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और फिर इस इक्वेशन को कंप्लीट उधर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगी। तो इस पूरी इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ दीज टर्म्स, जब हम इनको रिप्लेस कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है कि डी बाई डी टी पार्शियल टी बाई पार्शियल क्यू डॉट जे माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू जे कॉमन टी माइनस वी। ये है लैग्रांजियन इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड कैसे कि जब ये टी माइनस वी जो है इसको हम पुट करते हैं इज इक्वल टू एल, इसे कहते हैं लैग्रांजियन फंक्शन, लैग्रांजीज फंक्शन फॉर एनी कंजर्वेटिव फील्ड। तो दो इक्वेशन बनी, एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए और एक कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए तो क्या था कि क्यू जे जो है वो पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे माइनस पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू जे के बराबर है। और कंजर्वेटिव के अंदर हम क्या देखते हैं, यही इक्वेशन क्यू जे को जो है फोर्स का जो जनरलाइज कंपोनेंट है हम उसको रिप्लेस करते हैं नेगेटिव ग्रेडेड पोटेंशियल के साथ, स्केलर कोई भी स्केलर पोटेंशियल है, तो उससे जो इक्वेशन मिलती है वो हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड के लिए मिलती है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। लैग्रांज इक्वेशन को यूज किया जाता है फॉर द फाइंडिंग ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और दूसरा सिंपल पेंडुलम। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और सिंपल पेंडुलम। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए आप कोई भी सिंगल पार्टिकल कंसीडर करें, कंसीडर ए सिंगल पार्टिकल of system moving under the action of force। कोई भी सिंगल पार्टिकल आप कंसीडर करें जो किसी भी फोर्स के अंडर एक्शन मूव कर रहा हो। देखें जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हमने रिप्रेजेंट किया है टी के साथ। ये हमारे पास बराबर होती है हाफ mv²। लेकिन चूंकि जबकि हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आपसे कहा है कि तीन हम यूज़ करते हैं एक्स वाई और जेड, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो टोटल है वो होगी हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड का स्क्वायर। बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी हम ये भी जानते हैं कि v जो है वो डेरिवेटिव है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो आप इसको लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू एक्स डॉट, यहाँ जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो आपके पास t जो है वो आती है हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ एम जेड डॉट का स्क्वायर। अब यही वैल्यूज जो है हम दोबारा डालते हैं द लैग्रांजियन इक्वेशन जो कि हमने निकाली थी फॉर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, जो कि हमारे पास है क्यू जे इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल टी डिवाइड बाई पार्शियल क्यू डॉट जे माइनस पार्शियल टी डिवाइड बाई पार्शियल क्यू जे। ये जो टर्म है ये टर्म टाइम डिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट मैंने उस वक्त भी कहा है कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट टाइम डिपेंडेंट, वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होती क्योंकि वो चेंज जो है बहुत स्मॉल होती है।
तो इसलिए ये टर्म जो है ये ज़ीरो है। बाकी इसको सॉल्व करते हैं इस तरह कि पहले है डेरिवेटिव q डॉट j ऑफ t विच इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव q डॉट j, t की वैल्यू आपके पास है हाफ mv²। जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं बेसिकली ये आपके पास इक्वेशन होती है q डॉट j हाफ m v की जगह डिस्प्लेसमेंट ले लें r डॉट का स्क्वायर। डेरिवेटिव के बाद ये इक्वेशन बनती है m r डबल डॉट, स्क्वायर खत्म हो जाता है, पावर रूल लगता है तो टू नीचे आ जाता है, 2 के साथ 2 कैंसिल, सिर्फ m r डबल डॉट रह जाता है। तो यही प्रोसेस आप इन सब पे करेंगे, इसका x के साथ, इसका y के साथ, इसका z के साथ। तो आपके पास जो है ये जो कंप्लीट डेरिवेटिव है पार्शियल और पार्शियल q डॉट j ऑफ t इज इक्वल टू, ये आपके पास आता है m x डॉट, एक मिनट, ये आपके पास आएगा पार्शियल और पार्शियल q डॉट j विच इज इक्वल टू हाफ mv², पार्शियल और पार्शियल x डॉट हाफ mvx को स्क्वायर, mvx स्क्वायर प्लस हाफ mvy स्क्वायर प्लस हाफ mvz स्क्वायर, फिर आएगा प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल y डॉट विच इज इक्वल टू हाफ mvx स्क्वायर प्लस हाफ mvy स्क्वायर प्लस हाफ mvz स्क्वायर। इसी तरह थर्ड आपके पास z डॉट का आएगा। तो सोल्यूशन के बाद ये जो इक्वेशन है d बाई डी टी ऑफ पार्शियल t ओवर पार्शियल q डॉट j इज इक्वल टू, ये आपके पास रिजल्ट आता है एम एक्स डबल डॉट प्लस एम वाई डबल डॉट प्लस एम जेड डबल डॉट। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो इसका रिजल्ट हमारे पास आता है। देखते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ का रिजल्ट आता है या नहीं आता। क्यू जे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, क्यू जे आपका क्या है, जनरलाइज कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। तो ये आपके पास जनरलाइज कंपोनेंट जो है वो 3 है, एफ एक्स है प्लस एफ वाई है प्लस एफ जेड है, इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट आपके पास आ गया है वो है एम एक्स डबल डॉट प्लस एम वाई डबल डॉट प्लस एम जेड डबल डॉट, और इसकी वैल्यू -0, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट नहीं होता, बहुत ही स्मॉल चेंज है, इतनी चेंज टाइम के अंदर नहीं होती, तो इसलिए इसे 0 कंसिडर किया जाता है। अब ये टोटल फोर्स है आपके पास F इज इक्वल टू, इसमें से M कॉमन ले लें, अंदर रह जाता है x डबल डॉट प्लस y डबल डॉट प्लस z डबल डॉट। x क्या है डिस्प्लेसमेंट, y क्या है डिस्प्लेसमेंट, z क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का हम एक डेरिवेटिव लेते हैं तो ये वेलोसिटी कहलाती है, फिर जब उसको अगेन डिफरेंशिएट किया जाता है तो ये उस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी होती है। तो यहाँ पे ये आपके पास आएगा m a x प्लस a y प्लस a z। इन तीनों को आप कंप्लीट जब समीशन लेते हैं तो ये टोटल एक्सेलरेशन बनती है, तो m इंटू ए विच इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या कहता है कि F इज इक्वल टू एम ए होता है, मतलब कि A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है फोर्स के, और A जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है मास के। तो जितना आप मास बढ़ाएंगे एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कम होती जाएगी, जितना आप फोर्स बढ़ाएंगे उतनी ही एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी। शुक्रिया।